इस सेनेट में मेरा भी नाम था। एक दफ़ा मेरा 4th पे नाम था, फिर निकल गया, फिर तीसरी दफ़ा फिर मेरा नाम इन हो गया। ये इल्ज़ाम लगा कि पीटीआई ने सरमायादारों को टिकट दिए, नज़रियाती कारकुन नज़रअंदाज हुए, सोशल मीडिया पे बड़ा वावेला मचा। क्या कहेंगे आप? तो मुस्लिम लीग के नून के वर्कर से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अपने लोगों से पूछें, आप उनसे पूछें कि आपका वर्कर कहाँ पे जलील हो रहा है। जिस बंदे को मोबाइल यूज़ करना ना आता हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, और जिसको जो है ना ये जो मैंने डिपार्टमेंट्स बताई हैं, ग्राफिक डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपमेंट, और इन चीज़ों में वो महारत नहीं रखेगा ना, तो वो बच्चा या वो स्टूडेंट मेरे ख्याल से ग्रो नहीं कर सकेगा। हमारे अवाम तो वो प्रैक्टिकली एक्सरा उनके पास ना हो, एमआरआई उनके पास ना हो, उनको यकीन ही नहीं होता। वो तो कहते हैं कि नहीं, कंप्यूटर पे तो वो झूठ है, कुछ भी नहीं है। नहीं, एमआरआई सिटी स्कैन अगर हम ख़त्म कर दें तो हम खैबर पख्तूनख्वा में डेली बेसिस पे 2 अरब से लेकर 2.5 अरब रुपए तक हम बचत दे सकते हैं अपनी आवाम को। मतलब प्रिंट क्यों करें जब मुझे समझ नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रही, डॉक्टर को समझ आती है। और हमारा टारगेट उसमें क्या है कि हम मेडिकल के लिए भी बुक्स ख़त्म कर दें, ताकि मेडिकल के स्टूडेंट जो है वो भी बुक्स को ऑनलाइन पढ़े और उसी टैबलेट के थ्रू पढ़े। चाहे प्रोफेसर्स हो, ये MD-CAT हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, PMS CSS जो है वो भी उसी में हम देंगे। और PMS के लास्ट के 12 ईयर्स के जो पेपर्स होंगे वो भी उस टैबलेट के थ्रू ऑनलाइन देखेगा। बदकिस्मती से इस वक्त फेडरल भी हमारे ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे ख़िलाफ़, इदारे भी ख़िलाफ़, अदलिया भी ख़िलाफ़, एक बंदे के ख़िलाफ़। अब हम, आपने देखा कि हमारी रिज़र्व सीट्स किसको दी गई। रिहाई तो चले वो एक बात है, लेकिन ये जो हमने सीटें जीती थी वो कहाँ पे चली गई। सेनेट में हमारे साथ क्या हुआ, नहीं छोड़ रहे थे। मुराद सीट को अभी भी वो आने नहीं देंगे। ये बताइए डॉक्टर साहब कि आज तक बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के लिए हकीकी तहरीक क्यों नहीं चलाई जा सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान। नाजरीन, आज के इस डिजिटल दौर में IT हर शोबे के लिए इनकलाबी ताकत बन चुकी है। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विजन क्या है, नौजवानों के लिए क्या मौके फराहम कर रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के माविन खसूसी बराए साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर शफकत अयाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शोबे IT के लिए क्या इक़दाम उठा रही है? देखें, आपको पता है कि ये जो डिजिटल दौर है ना, ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से इतना ज़्यादा फोकस नहीं था ये, लेकिन अवामी रुझान जो था ना वो IT की तरफ बहुत ज़्यादा था, हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं था। तो खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी आवाम की इस रुझान को देखते हुए हमने तकरीबन हमारे जो 33 डिपार्टमेंट्स हैं, हमने उनको डिजिटाइज़ करने के लिए उससे पहले एक रोड मैप बनाया। और ये रोड मैप इसलिए बनाया कि हम इधर उधर ना भागें। रोड मैप बनाया, फिर डिजिटल और फिनटेक की स्ट्रेटजी बनाई, और उस स्ट्रेटजी पे काम करते हुए हमने पामीर, जिससे हम पैसा कलेक्ट करते हैं, दस्तक ऐप जो है वो हमने लॉन्च किया। साथ में हमने ये खैबर पास बनाया, और इसके साथ साथ कि हमने तो इस मद में पैसे इकट्ठा करना है या पैसे देना है आवाम की तरफ से, लेकिन इसके साथ साथ हमने आवाम को और स्टूडेंट्स को IT के मद में एजुकेट करना था, ट्रेन करना था। तो उस हवाले से हमने तकरीबन कोई, अभी हमारे एक प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, ये जो एम्प्लॉयबल डिजिटल इनोवेशन है फॉर द यूथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, वो हमने स्टार्ट कर लिया। उसमें हमने 1.3 बिलियन लगाना है, 24 डिपार्टमेंट्स को हमने कवर करना है, यानी कि वेब डिज़ाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये जो है हमने स्टार्ट कर लिया, ताकि हम वो नौजवान जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनको एजुकेट कर सकें। तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज हैं, वहाँ पे हम इन लोगों को IT के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जिस तरह मतलब मैं मुख्तलिफ नाम है, उनकी तरफ से हम उनको ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो लोग ट्रेन होके दुनिया के साथ compete कर सके। और उसमें ये जो हम 27,450 लोगों को हमने ट्रेन करना है, इसमें 2 किस्म के हैं। एक वो कि आम लोग जो BS लेवल पे एजुकेशन करके वो ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, जिस तरह ब्लॉकचेन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।
साइबर सिक्योरिटी है। तो ये मेन चीज़ें हैं कि जिसमें आप एजुकेशन के बाद स्पेशलाइजेशन करें। तो हमने उन लोगों को 6 माह में जो है ना उनको ट्रेनिंग देनी है। जब इन लोगों को हम ट्रेन करेंगे तो फिर हम इनसे एक टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट के मद में हम 2888 उन तलबा को कि जो काबिल हो, जो जानते हो इस चीज़ को, जो करना चाहते हो, हम उन लोगों की सर्टिफिकेशन करेंगे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। उनकी जब सर्टिफिकेशन हो जाएगी तो वो फिर बेशक घर में बैठ जाएं, कंपनीज जो हैं और दुनिया ख़ुद उस बंदे को फाइंड आउट करेगी कि ये बंदा यहाँ पे बैठे और इसको जो है ना अपने इस्तेमाल के लिए लेकर आए। तो मतलब उनकी जो है सैलरी बढ़ जाएगी, ज़रूरत जो है मार्केट की ज़रूरत है वो, और हम उस मार्केट को रेडीमेड स्टूडेंट जो है ना वो अपने दे देंगे। तो ये हमारा वो था, मकसद था कि हम अपने तमाम यूथ को, और इसी तरह हमारा मस्जिद एरियाज़ में भी डिजिटल कनेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू है कि जिसमें हम हर डिस्ट्रिक्ट में, अभी आज मैं जा रहा हूँ खैबर में जिसका मैं इनागोरेशन कर रहा हूँ, तो उसमें हम पूरा एक सेंटर बनाते हैं कि जिसमें कंप्यूटर्स लगाना, लैपटॉप लगाना, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना, सारी चीज़ें हम कर लेते हैं ताकि वहाँ पे स्टूडेंट भी आ जाए। क्योंकि मर्ज एरिया थोड़ा सा वो बैक पे रहा था, ज़्यादा दहशतगर्दी का वो वहाँ पे रुझान था। तो उस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हमने ये डिजिटल कनेक्ट नाम से वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया था। अब हमने तमाम सूबे को ट्रेन करना है और दुनिया के साथ इसको कनेक्ट करना है कि फ्रीलांसिंग करे और तमाम जितनी भी कोर्सेज है उसमें वो पैसा कमा कर लेकर आए। इसके साथ साथ हमने डिपार्टमेंट्स को डिजिटाइज़ करना शुरू कर दिया है कि अब आपको पता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएँ तो अगर आप एडमिशन करेंगे तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं और लाइन में खड़े हो जाएं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमने वो स्टार्ट की और इंशाल्लाह इसका बहुत जल्द जो है ना आप वो रिज़ल्ट देख लेंगे। जैसे कि आपने डिपार्टमेंट्स की बात की कि डिजिटलाइज कर रहे हैं, हमने शुरू में कुछ मॉडल्स बने, कुछ महकमे आपने जिसमें काम किया हो? जी बिल्कुल। एक्साइज़ में अभी हमने एक्साइज़ के कुछ सर्विसेज को हमने डिजिटाइज़ किया, जिस तरह ई चालान है। अब आपको वो ई चालान जो है वो आप मैनुअली वहाँ पे नहीं पे कर सकते, तो आप ई चालान या व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, आप नंबर प्लेट लेते हैं, आप जो है यूनिवर्सल नंबर प्लेट लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, ये जो ई बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, तो इस तरह की बहुत ज़्यादा है, आम लाइसेंस। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है ना स्टार्ट कर दी है और इसके मद में हम अब कलेक्शन कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि 139% हम मतलब पिछले साल की निस्बत हम इतनी इंक्रीजमेंट लेकर आए हैं उसमें, तो ये एक बहुत बड़ा। और अभी आपको पता है कि नेशनल हुकूमत ने भी जो है ना वो बिचारी है कि हम जो है ना फैनटेक लेकर, और ये फैनटेक का जो हमने तकरीबन 2-3 महीने पहले आगाज़ किया था, उसी फैनटेक पे अभी जो है ना फेडरल हुकूमत काम कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, क्यों मैनुअली आप पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। मुहासिल हमारा एक ऐप है जिसमें हमारा DC, AC, AA जो छापे मारते हैं और जिन लोगों को जुर्माना करते हैं, तो अब वो मैनुअली पैसे नहीं लेंगे, वो पैसे वो मुहासिल के थ्रू जो है ना वो उससे कलेक्ट किया जाएगा। तो हमें भी पता चलेगा कि कितनी अमाउंट आ रही है, और जो सिटीज़न है वो जब पेमेंट करेगा तो उसको भी पता होगा कि मैंने कितनी पेमेंट जो है ना जमा की है और वो पेमेंट कहाँ पे गई है, वो पैसा कहाँ पे गया है। तो उसको ये पता चल रहा होगा कि मैं किसी और मतलब गलत चीज़ के लिए पैसा नहीं दे रहा हूँ। और हुकूमत को ये फ़ायदा होगा कि जब वो मुहासिल के थ्रू या पामीर के थ्रू कलेक्शन करेगा तो उसको पता चलेगा कि मेरा पैसा जो है वो जो मेरा सिटीज़न मुझे पे कर रहा है जुर्मानों की मद में, वो किसी की जेब में नहीं जा रहा, वो AC, DC, AA या पुलिस या कोई बंदा उसकी जेब में नहीं जा रहा, मतलब डायरेक्टली हुकूमत के ख़जाने में जमा हो रहा है। आप तो ये इकदाम उठा रहे हैं, डिजिटलाइज कर दिए, पैसे आप डिजिटल तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, आवाम में कुछ शऊर नहीं पैदा किया, कुछ मुहिम, कुछ ऐसा कुछ प्लान नहीं किया? देखिए, बदकिस्मती से हमारे साथ तो जुल्म भी हो रहा है कि हम अगर आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे बताएं कि हमने खैबर पास लॉन्च कर लिया तो नेशनल मीडिया ने उसको नहीं चलाया। हमने पामीर चलाया, दस्तक, हमारे कितने मुहासिल हैं, हमने जो है ना ये 1.3 बिलियन का हमने ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, 5 अरब का हमारा दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है, डिजिटल सिटी है, हमारी CFCs है, सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर्स। आज तक मुझे ये बताया कि कौन से हमारे नेशनल TV ने उसको प्रमोट किया है। तो बदकिस्मती से नेशनल मीडिया जो है ना वो
शायद किसी के कहने पे हमारे उन प्रोजेक्ट्स को ऊपर नहीं लेके आ रहे जिनसे आवाम को फ़ायदा हो, जिनसे आवाम को जो है ना मालूमात मुहैया हो। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं आपकी वसातत से, जो प्राइवेट वो है काम कर रहे हैं, जो हमारे दोस्त लोग हैं उनके थ्रू हम ये आवाज़ पहुँचाएँगे। लेकिन अब जो है ना लोग समझदार हो चुके हैं। हमारे दस्तक ऐप को जब हमने लॉन्च किया तो आज तक तकरीबन कोई 7,70,000 लोगों ने जो है ना उसको डाउनलोड किया है और उसके रेगुलर यूज़र्स बन चुके हैं। और उसकी मद में आपको पता है कि हमने मिलियन रुपीज़ जो है ना वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस, सारी चीज़ जो है ना वो हम उनको ऑनलाइन दे रहे हैं। आप तो सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। अब कोई बंदा जो ना कंप्यूटर जानता हो ना मोबाइल यूज़र हो वो क्या करेगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। हमने पहले शुरू किया ना, क्योंकि देखिए हमने कहा ना कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया था, ना नेशनल ने, फेडरल ने, किसी ने भी नहीं, हुकूमत ने चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, किसी ने भी काम इतना ज़्यादा नहीं किया था। लेकिन आवाम जो हमारा रॉ टैलेंट है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने ख़ुद उसका जो रुझान था आईटी के मद में, हम मजबूर होकर उनकी तरफ चलना शुरू हो गए कि नहीं, इस रॉ टैलेंट को हमने उठाना है। एक तो हमने ये काम किया कि वो लोग जो कंप्यूटर जानते हैं, मोबाइल यूज़ करना जानते हैं, हमने उनके लिए दस्तक ऐप जैसे ऐप बना लिए ताकि वो घरों में बैठ के ऑनलाइन जो है आम लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करें, वो ड्राइविंग के लिए भी अप्लाई करें, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, मतलब जितनी भी सर्विस है, तकरीबन 109 सर्विसेज है हमारी। अगर उसने बिल देना है तो वो लोग ऑनलाइन करेंगे। दूसरे वो लोग जो आपने कहा कि जो नहीं जानते, 40 साल से ज़्यादा के लोग हैं जो कंप्यूटर नहीं जानते, मोबाइल नहीं जानते, 50 साल से ज़्यादा के लोग जो हैं, तो उनके लिए हमने बनाया है CFC, सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर। हमने वो शुरू किया है, हर डिवीज़न में एक एक बना रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम डिस्ट्रिक्ट पे चले जाएँ और फिर तहसीलों पे चले जाएँ। अभी तकरीबन हमने 5 CFCs बना दिए हैं, एबटाबाद में, मर्दान, बनू, DA खान और स्वात में। तो उसमें वो लोग जाते हैं और वही सर्विसेज जो वो ऑनलाइन नहीं ले सकते, वहाँ पे हमारी टीम बैठी हुई होती है, तो वो उनके साथ बैठ जाते हैं। अगर उनके शनाख्ती कार्ड में कोई मसला है, या इवन CM साहब ने कहा था कि आपने जो है ना इसमें सेहत कार्ड भी डाल देना है कि बंदे को ये पता चल रहा हो कि मेरा कितना इलाज हो चुका है, मेरे कितने पैसे लग चुके हैं और कितने बकाया है, बैलेंस कितना है। तो उन सारी सर्विसेज को हमने CFCs में डाल दिया है। अब आप वहाँ जाएं तो आप वन विंडो ऑपरेशन पे जो है ना सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप एक चीज़ के लिए जाते हैं और आपने दूसरी डिपार्टमेंट्स के कतार में जाके लाइनों में खड़ा नहीं होना होता, ना आप वहाँ पे जाके बैंकों के लाइनों में खड़े होते हो, मतलब एक ही जगह पे आपको तमाम सर्विसेज मिल जाती है। तो हमने दोनों, जो हमारा एजुकेटेड तबका है और इलिटरेट तबका जो है, हम उन दोनों को जो है ना वो उनके लिए काम शुरू किया हुआ है और इंशाल्लाह उसमें हम काफ़ी हद तक जो है ना कामयाब हो चुके हैं। हेल्थ और एजुकेशन में शोबा IT किस हद तक कारआमद साबित हो रही है? देखिए, हमने IT और एजुकेशन दोनों के लिए हमने प्रोटोटाइप बनाया हुआ है। ई-बस्ता के नाम से हमने एजुकेशन के लिए कि हम आज के बाद CM साहब के साथ हमारी इस बात पे मुलाकातें हो रही हैं और CM साहब ने एग्री भी किया और वो ख़ुद इस चीज़ के बड़े फेवर में हैं कि हम टैबलेट देंगे या कार्ड्स देंगे, और उस कार्ड और टैबलेट में हम तमाम कोर्सेज़ देंगे, मतलब 9th का, 10th का, 1st और 2nd ईयर का हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें ये होगा कि बच्चे के टैबलेट पे उनको 9th का मतलब जितना कोर्स है, फॉर एग्जांपल 9th में बच्चा है तो वो 9th का तमाम कोर्स, मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स जो भी है वो पढ़ेगा। अगर उसको उसकी समझ नहीं आती तो वहाँ पे उसको एनिमेटेड वीडियो मिलेगी। एनिमेटेड वीडियो से जो है ना वो अपने आप को समझाएगा, और अगर फिर वो अपने आप से एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो एग्ज़ाम के लिए भी उसके लिए एक पोर्शन है कि वो ख़ुद से एग्ज़ाम ले सकता है। उस पर पेरेंटल चेक है। पेरेंटल चेक मतलब कि वालिदैन जो है अपने बच्चे पे ये नज़र रख सकते हैं कि मेरा बच्चा टैबलेट पे बैठ के कोई और चीज़ तो यूज़ नहीं कर रहा, तो उसको पता चल रहा होता है कि 1 महीने के बाद उसकी एनालिटिक्स देखें तो उसको ये पता चलेगा कि मेरे बच्चे ने कौन सा टाइम कहाँ पे लगाया है, मैथ्स में लगाया है, फिज़िक्स में लगाया है, यूट्यूब पे लगाया है। तो वो यूट्यूब पे भी नहीं जा सकता, यूट्यूब पे जाएगा तो वो जो एजुकेशन बेस्ड वीडियोज़ है उस पर वो जाके रोकेगा। तो मतलब ये एक ज़बरदस्त हमने, और इसके साथ साथ कि फिर वो बच्चा जब 10th में जाएगा तो शायद वो टैबलेट भी अपने साथ लेकर जाए, या 10th में उसको नया देंगे, 1st ईयर, 2nd ईयर। और हमारा टारगेट उसमें क्या है कि हम मेडिकल के लिए भी बुक्स ख़त्म कर दें ताकि मेडिकल के स्टूडेंट जो है वो भी बुक्स को ऑनलाइन पढ़े और उसी टैबलेट के थ्रू पढ़े। चाहे प्रोफेसर्स हो, ये MD केट हो,
टेक्निकल एजुकेशन हो, PMS CSS जो है वो भी उसी में हम देंगे, और PMS के लास्ट के 12 ईयर्स के जो पेपर्स होंगे वो भी उस टैबलेट के थ्रू ऑनलाइन देखेगा और ख़ुद से वो एग्ज़ाम लेगा। और इसी तरह हेल्थ के बारे में अगर मैं कहूँ कि हेल्थ के बारे में हमने ये इतना प्रोटोटाइप तैयार किया हुआ है कि हम 1 मैन 1 ID, मतलब ये कि आप DHQ में जाते, हमारे ये जो MTIs है वहाँ पे ये सिस्टम है लेकिन वो सेंट्रलाइज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा को हम सेंट्रलाइज करें। अब मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर मुझसे ये नहीं पूछेगा कि आपके डायग्नोसिस क्या है, वो उस सिस्टम में ख़ुद होंगे कि मैंने कोविड में क्या किया था, मेरे क्या डायग्नोसिस थे, मैंने कौन सा मेडिसिन यूज़ किया था, चेस्ट एक्सरे क्या था, MRI मेरी क्या थी, तो वो सारी चीज़ें उनको उसी एक क्लिक पे नज़र आ रही होगी। अब अगर मैं पेशेंट बीइंग ए पेशेंट किसी और हॉस्पिटल में जाता हूँ, सवाद जाता हूँ, मलाकंड जाता हूँ, DA खान जाता हूँ, एबटाबाद जाता हूँ, तो वहाँ पे भी मुझसे डॉक्टर नहीं पूछेगा कि आपकी डायग्नोसिस क्या है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि डिजिटाइज होगा सिस्टम। हम क्यों किताबें लेके पढ़ रहे घूम रहे होते हैं। MRI CT स्कैन अगर हम ख़त्म कर दें तो हम खैबर पख्तूनख्वा में डेली बेसिस पे 2 अरब से लेकर 2.5 अरब रुपए तक हम बचत दे सकते हैं अपनी आवाम को। मतलब प्रिंट क्यों करें जब मुझे समझ नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रही, डॉक्टर को समझ आती है, तो वो MRI स्कैन होके मरीज़ के ID पे क्यों न जाए, और वहाँ पे वो डॉक्टर जो है ना वो अपनी OPD में या हॉस्पिटल के उसके पास जो मोबाइल होगा, जो सिस्टम होगा वहाँ पे, उसी पे वो देख लेगा कि इसकी MRI में, चेस्ट एक्सरे में, जो भी एक्सरे वो उसने कराया होगा, CT स्कैन में ये डायग्नोसिस हैं, वहाँ पे लिखेगा। और दूसरी बात थोड़ा सा आपको रोकूंगा यहाँ जी, हमने अस्पतालों में देखा आप तो सब कुछ डिजिटलाइज कर रही है, लेकिन हमारे अवाम तो वो प्रैक्टिकली एक्सरा उनके पास ना हो, MRI उनके पास ना हो, उनको यकीन ही नहीं होता। वो तो कहते हैं कि नहीं कंप्यूटर पे तो वो झूठ है, कुछ भी नहीं है। नहीं देखे, वो फिजिकली लेना चाहते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? 2 बातें। अगर किसी को ये शौक है कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो प्रिंट लेना चाहते तो प्रिंट करे, पैसे दे दे। हम तो उन लोगों के लिए लेके आ रहे हैं कि जिनको समझ हो। अब आपको ये पता है कि डॉक्टर जो है ना मेरा एक्सरे और CT स्कैन देख रहे हैं, अब जब पेशेंट उनको यकीन में होगा नहीं, वो फिजिकली देखना चाहते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हमें प्रिंट दें। नहीं, वो ले लें, वो प्रिंट ले लें, पैसे दे दें। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो उन लोगों की बचत करेंगे जो खुद चाहते हैं कि हमारी बचत हो। सही। अब अगर एक पेशेंट चाहता है कि नहीं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो 10 दफ़ा अपनी वो प्रिंट करे और अपनी तस्कीन के लिए पेमेंट देगा, वो पेमेंट पर करेगा, जिस तरह वो आम नॉर्मली लोग करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं, सब कुछ आप कह रहे हैं कि डिजिटलाइज हो जाएगा, लेकिन साइबर जो सिक्योरिटी है इसके चैलेंजेस भी तो हैं ना, इससे कैसे निपटा जाए? देखिए, उसके लिए हमारी टीम है। मुझे ये बताएं कि अभी ये जो हमारा इंडिया के साथ हालात ख़राब हो चुके थे और जंग शुरू हो गई थी, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ से लोगों ने उनके सिस्टम को हैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन हमारे किसी भी सिस्टम को उन्होंने हैक नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हम IT अगर आप देखें ना, वो शायद वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ छोटे और कम मकदार में लोग होंगे, लेकिन वो तगड़े बहुत ज़्यादा हैं। जो भी आप, अब अगर मैं आपको कहूँ कि KPIT बोर्ड में हमारे पास जो बंदे हैं वो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त हैं। तो हमारा जो है ना ब्लॉकचेन और ये जो साइबर सिक्योरिटी, इस पर हमारा बहुत बड़ा वो है, कमांड है कि हमने, और यही तो हम चाहते हैं। हमारे यहाँ तो लोग, आपको पता है कि हैकर्स कहाँ के ज़्यादा मशहूर हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने अपने लोगों को एक रोड मैप देना है और अपने सिस्टम में इन लोगों को लेकर आना है ताकि हमारा सिस्टम ग्रो भी करे और प्रोटेक्टेड भी रहे। आपकी बातों से ऐसे लग रहा है कि IT वसी मिकदार में मुलाजमतें फ़राहम करेगा। क्या इससे बेरोज़गारी का ख़ात्मा मुमकिन हो सकेगा? कोई किरदार अदा कर सकेगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं, वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती है ना। देखें, अब हो सकता है कि जॉब्स ख़त्म होना शुरू हो जाए, लेकिन यह है ना कि सिस्टम आपका ग्रो करेगा। अब अगर मैं आपको कहूँ कि अभी भी बाहर मुल्कों में जो है ना आपके बहुत बड़े ऑपरेशन जो है ना वो आपका रोबोट कर रहा होता है, तो फिर आपकी डॉक्टर्स की जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये नहीं होगा, डॉक्टर्स ही उसको कमांड देगा कि आपने इस तरह करना है। तो मतलब जॉब जो है ना वो ख़त्म नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे। और आपको पता है कि जो आने वाला वक्त है, मतलब मैं ये समझूँ और अगर आप समझें तो शायद 10 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी डिपार्टमेंट अगर ये जो टेक की दुनिया में अगर वो महारत नहीं रखेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जॉब्स भी क्रिएट होंगी, ख़त्म नहीं होंगी। इवन रोबोट काम करेगा, लेकिन रोबोट को कमांड कौन देगा? वो भी एक ह्यूमन ही होगा। ठीक है, तो जॉब्स भी बढ़ेंगे और ये है कि दुनिया ग्रो करेगा और ईज़िली आसानी आ जाएगी। मतलब लाइन में खड़ा होना और एक क्लिक पे आपको तमाम चीज़ें मिलना,
आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से आपकी मतलब फेस की रिकग्निशन होगी कि ये बंदा है, इसको आप आम लाइसेंस दे दे, जो भी चीज़ें होंगी। इवन नादरा के साथ आप अगर आपका फिंगर लगना है तो वो इजीली जो है ना वो आप ऑनलाइन कर सकेंगे। आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आईटी के मैदान में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं? देखिए, मैं नौजवानों को सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, इससे पहले अगर मैं कहूँ पाकिस्तान जैसे मुल्कों में या जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया और पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इन इलाकों में ना ऐसा था कि डॉक्टर्स की बड़ी वो थी कि डॉक्टर्स, हर बंदा चाहे कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, और हर बंदा ही चाह रहा, क्योंकि उसमें पैसा बहुत था। क्योंकि वही डॉक्टर जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर साथ में वो अपनी ओपीडी चलाता, पैसे कमा रहा होता था। और हमारा जो इंजीनियर तबका था वो डाउन था आज तक। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इंजीनियर्स का ज़माना शुरू हो जाएगा। अब जो है ना लोग टेक साइड पे जाएंगे। जिस बंदे को मोबाइल यूज़ करना ना आता हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, और जिसको जो है ना ये जो मैंने डिपार्टमेंट्स बताई हैं, ग्राफिक डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपमेंट, और इन चीज़ों में वो महारत नहीं रखेगा ना, तो वो बच्चा या वो स्टूडेंट मेरे ख़्याल से ग्रो नहीं कर सकेगा। तो मैं नौजवानों को सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि टेक का ज़माना है, पढ़ें आप, और आने वाला वक्त जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अगर आप इसमें महारत रखेंगे, आपके पास इसकी नॉलेज होगी, तो आप दुनिया के साथ कम्पीट कर सकेंगे, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये तो थी आपकी डिपार्टमेंट की बातें, थोड़ी सियासी गुफ्तगू भी कर लेते हैं। ये बताइए डॉक्टर साहब कि आज तक बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के लिए हकीकी तहरीक क्यों नहीं चलाई जा सकी? देखिए, दो बातें हैं। मसला ये है ना कि तहरीकी तो हम चलाते हैं, और आपने देखा कि हम हर बार हमने 2 महीनों में 3 दफ़ा इस्लामाबाद का रुख किया। तहरीक पे फिर सवालात भी उठे वही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम देखिए, हम वर्कर जो है ना, मैं भी एक वर्कर हूँ, ठीक है। हम सिर्फ अपनी मेहनत कर सकते हैं। हम मतलब अदालत और इस्टेब्लिशमेंट, फेडरल हुकूमत, उनके फ़ैसलों का इख्तिलाफ़ ही कर सकते हैं। उसके इख्तिलाफ़ में हम खड़े हो सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, जो है ना एहतजाजों पे जा सकते हैं। लेकिन मसला ये ना कि हम वर्कर्स ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। खान साहब की रिहाई जो है वो एक नाहक, आपको पता है, नाहक जेल में है। उसको रिहा करना सिर्फ मेरा और हमारे पीटीआई एमपीएज़ हैं, मैंने इसका काम नहीं है। अगर खान साहब को वोट 8 फरवरी को जितने लोगों ने दिया है उसका 10% लोग भी निकल आएँ और अपने अपने इलाकों में निकल आएँ। अभी इंशाल्लाह हम उसी पे फोकस्ड है कि हम अपने अपने इलाकों में निकल आएँगे। हम ऐसे ऐसे रूट्स बंद करेंगे कि ख़ुद ही जो है ये फेडरल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है मजबूर होकर वो खान साहब को रिहा करेंगे। बदकिस्मती से इस वक्त फेडरल भी हमारे ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे ख़िलाफ़, इदारे भी ख़िलाफ़, अदलिया भी ख़िलाफ़, एक बंदे के ख़िलाफ़। अब हम, आपने देखा कि हमारी रिज़र्व सीट्स किसको दी गई। रिहाई तो चले वो एक बात है, लेकिन ये जो हमने सीटें जीती थी वो कहाँ पे चली गई। सेनेट में हमारे साथ क्या हुआ, नहीं छोड़ रहे थे। मुराद सईद को अभी भी वो आने नहीं देंगे। तो जब ऐसा माहौल हो कि जब आप, अभी लाहौर में हमने एहतजाज किया और रात को उनके घरों पे छापे मारे गए। हमारे पंजाब के लीडरशिप के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। ये जो इजाज़ चौधरी है 2 साल से सेनेटर नहीं है, उसका प्रोडक्शन आर्डर कब से जारी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है ना वो जेल में है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, तो इस वक्त हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हमारा जो वर्कर है उसमें इंतशार फैलाने के लिए पेड़ लोग होते हैं कि जो हमारे लीडरशिप पे आवाज़ उठाते हैं। अब मसला ये है कि मैंने अली अमीन गंडापुर को ना सीएम बनाया है और जुनैद अकबर को ना हमने या हमारे वर्कर्स ने सदर बनाया है, ना हमने बैरिस्टर गौहर को जो है ना चेयरमैन बनाया है। तो ये सारे फैसले चेयरमैन इमरान खान के हैं। तो जब हमने वो फैसले माने हैं, मुझे टिकट नहीं दिया गया, हमने मान ली बात। खान ने कहा था कि जो एमपीए मैंने नहीं किया तो उसको आप टिकट दे दें, हमने मान ली बात। अब बात यह है कि जिनको खान साहब ने इख्तियार दिया हुआ है, ये उनका काम है कि वो फैसले करें। खान साहब उनसे पूछे कि मैंने 1 हफ़्ता पहले आपको कहा था अलीमा खान उनसे मिलने जाती है, वो उनको कहें, या बल्कि इस तरह करें कि वो किसी के थ्रू पैगाम भिजवाएं, मीडिया के वसातत से पैगाम पहुँचाए। मीडिया भी उनसे मिलती है कि आज के बाद अली अमीन गंडापुर मेरा सीएम नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर वो इस तरह चाहते हैं कि जुनैद अकबर मेरा सदर नहीं है, बैरिस्टर गौहर मेरा चेयरमैन नहीं है और मैंने फ़लाँ बंदे को नॉमिनेट कर दिया है, हम उनकी तरफ हो जाएंगे।
तो कहने का मकसद ये कि जब वो लोग लीड कर रहे हैं तो हमने उनकी बातें माननी है, वर्कर्स को उनकी बातें माननी होगी। लीडरशिप में अब मैं ये कहूँ कि हाँ इजीली है, लेकिन खान साहब अगर ख़ुद कुछ फ़ैसले करें, जिन जिन लोगों को उन्होंने ओहदे दिए हैं उनसे पूछे कितना टाइम हो गया, क्या आपका लाएमल है, हमें दे दे। जब मैं यूथ का सूबाई जनरल सेक्रेटरी था, अल्लाह के फजल से कोई ऐसी तहरीक नहीं है, एहतजाज नहीं है कि जिसमें मैं सबसे पहले नहीं था। और मैं अपनी बात सिर्फ इसलिए करूँ कि मैं अपनी वो हकीकत जानता हूँ। इसी तरह तमाम यूथ और ISF के लड़के, तमाम पार्टी की वर्कर्स, तमाम MPs MNAs सारे अपने बिसात के मुताबिक बहुत लड़े हैं, ज़बरदस्त लड़े हैं, मुझसे अच्छे लड़े हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं थी। एक बंदे को ब्लेम करना ये भी एक जुल्म है कि जब कोर कमेटी में 200 लोग हैं तो फिर जब हम एहतजाज करते हैं फिर एक ही बंदे पे हम क्यों इल्ज़ाम ठहराते हैं कि इस एक बंदे ने ये फैसला क्यों किया था, तो ये बाकी 199 लोग कहाँ पे थे? ये भी उस वक्त बैठे होते ना, ये भी फैसला करते, ना मानते उस बंदे की बात। अगर मैं गलत फैसला कर रहा था तो ये कोर कमेटी मुझे वहाँ पे शट ऑफ कॉल देती कि आप कौन होते किस तरह फैसला करें। आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं, सेनेट इलेक्शन में ये इल्ज़ाम लगा कि PTI ने सरमायादारों को टिकट दिए, नज़रियाती कारकुन नज़रअंदाज हुए, सोशल मीडिया पे बड़ा वावेला मचा, क्या कहेंगे आप? देखिए, सोशल मीडिया का ज़ाहिर बात हमारे ऊपर भी तनकीद होती है, मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, लेकिन सिर्फ एक गिला होता है कि देखें हर बात पे तनकीद नहीं हो। अभी आपको पता है कि इस वक्त हमारी पार्टी को 50 किस्म की तनकीद को हम बर्दाश्त करते हैं। अगर हम एहतजाजों पे जाते हैं तो ऊपर से कुछ पेड़ लोग निकल आते हैं कि आपको वोट सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया था कि आप एहतजाजों पे जाएं, आपको डिलीवर भी करना है, आपकी हुकूमत क्या कर रही है। वहाँ पंजाब में वो लोग, आपको पता है कि मरीम नवाज़ को उन्होंने पैसा दिया हुआ है कि आप करें, काम करें। यहाँ पे हमारे मीडिया पे पाबंदी, हमारे कामों पे पाबंदी, हमारे आपको पता है कि हमें वो खुली इजाज़त भी नहीं है कि हम खुल के खेलें और काम करें। तो उन लोगों की भी एक तनकीद कि आप क्या कर रहे हैं। फिर वो लोग अगर हम काम करते हैं तो फिर हमारे ऊपर ये कि आप एहतजाज क्यों नहीं करते। तो एक बहुत बड़ा मसला हमारे लिए बना हुआ है। लेकिन मैं फिर भी अप्रिशिएट करता हूँ कि वो हमें राय रास्त लाने के लिए या गलत रास्ते से रोकने के लिए तनकीद करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो लोग जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो ना कभी एहतजाज का हिस्सा बनते हैं, ना कभी खान साहब के लिए निकलते हैं, ना पार्टी के मंशूर को आगे लेकर जाते हैं, ना कभी अपनी हुकूमत, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये माने या ना माने, ये इमरान खान की हुकूमत है, तो ये अगर कुछ गलत करेंगे तो भी उनको सिला मिलेगा, अगर अच्छा काम करेंगे तो भी उनको सिला मिलेगा। मतलब क्योंकि ये उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो वो लोग जो तनकीद करते हैं एवी, आप उनके टाइमलाइन पे जाके देख लें तो आज तक उन्होंने इमरान खान की इसी हुकूमत का एक भी प्रोजेक्ट उन्हें उनकी तशहीर नहीं की होगी, लेकिन तनकीद करते हैं। हम तनकीद मानते हैं, गालियाँ ना दें, आए आराम से बात करें। आप भी एक सिटीज़न हो के, पुरअमन सिटीज़न हो के, बाइज़्ज़त सिटीज़न हो के तनकीद करें, बर्दाश्त हम करेंगे और आपको इजाज़त है कि आप करें, लेकिन गलत ना करें। दूसरी बात जो आपने की कि सरमाएदार और गैर सरमाएदार, देखिए इस सेनेट में मेरा भी नाम था, एक दफ़ा मेरा 4th पे नाम था, फिर निकल गया, फिर तीसरी दफ़ा फिर मेरा नाम इन हो गया, और इन्हीं वर्कर्स की वजह से हुआ था जब इन्होंने आवाज़ उठाई थी। मैं ये इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि इन्होंने जिस तरह हमारे इरफान सलीम लोगों के लिए आवाज़ उठाया, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अगर आप ये देखें, मुराद सईद वो भी हमारे जैसा एक मिडिल क्लास, फैसल जावेद एक मिडिल क्लास, ये रुबीना नाज वो भी एक मिडिल क्लास, हमारी एडवोकेट थी, हमारी पार्टी की थी। ये जिस पे तनकीद नहीं, वही उसी पे आ रहा हूँ, कादरी साहब वो भी हमारी पार्टी का ही है, और खान साहब ने खुद कहा कि उसको दे दें। मिर्ज़ा अफरीदी की बात आ गई। देखें, मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट हमने दिया है। मिर्ज़ा अफरीदी का फर्स्ट उसमें नाम था ना, किसने दिया था? सेकंड में नाम किसने दिया था? जब मेरा नाम निकल गया और मिर्ज़ा का नाम था, किसने निकाला? तीसरे में फिर मेरा भी नाम था और उनका भी नाम था, इरफान सलीम लोगों का भी नाम था, खुरम का भी था। तो खान साहब ने ये लिस्ट सारी देखी हुई है। अब अगर खान साहब खुद मुझे कहा गया कि आप क्विट करें, मैंने क्विट कर लिया।
फिर वर्करों ने क्यों एहतजाज किया? मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे वर्कर जो है ना, चूँकि ये हमारे एजुकेटेड वर्कर हैं, सोशल मीडिया हमारा आपको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो उनको ये लगता है कि शायद ये खान साहब का फ़ैसला नहीं है। और हमें भी अगर खान साहब का फ़ैसला नहीं है तो जिन्होंने फ़ैसला किया है कल को वो भी ज़िम्मेदार होंगे। हमने फ़ैसला नहीं किया है, हम तो पार्टी के साथ चल रहे हैं। अगर पार्टी की लीडरशिप ने किसी जगह पे गलत बयानी की है तो वो कल को सामने आ जाएगा। खान साहब अभी आपको पता है 2-3 दिन के बाद जो है ना बीबी उनसे मिलने जाएगी तो उनको बता दे, वो उनको बता देंगी। लेकिन ये जो हमारा वर्कर, मैं उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आप तो हमारे ऊपर इतनी तनकीद करते, लेकिन आपने या वो लोग जो आपको पता है कि मुख्तलिफ पार्टियों के लोग भी हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं अपनी पार्टियों को छोड़ के। अब मुस्लिम लीग नून भी हमारे ऊपर तनकीद कर रही है, हालांकि मुस्लिम लीग नून ने आपको देखा कि किसको टिकट दिया, वो अमीर मुकाम के बेटे को। अमीर मुकाम के बेटे की क्या सलाहियत है? कुछ भी नहीं। लेकिन उनकी जुमात ने उन पर कोई तनकीद नहीं की, ना कारकुन ने तनकीद किया, ना उनके आपको पता है उनकी MPs MNAs ने आवाज़ तक नहीं उठाई। क्या जमहूरियत सिर्फ हमारी पार्टी में होनी चाहिए, मुस्लिम लीग में नहीं? तो मुस्लिम लीग के नून के वर्कर से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अपने लोगों से पूछें, आप उनसे पूछें कि आपका वर्कर कहाँ पे जलील हो रहा है। आपको पता है कि हमारे जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते ना, ISF, पुख्तून SF, पीपल SF, मुस्लिम लीग नून वाले, जमीयत के, जुमात के, यकीन माने कि ये वाहिद PTI है कि अभी भी आप देख लें कैबिनेट में 4 बंदे, वो मतलब उनके पास अपनी पर्सनल की गाड़ियाँ नहीं है लेकिन वो कैबिनेट का हिस्सा है। कितनी MPs मैं आपको अभी बताऊँ और MNAs कि जिनके पास अभी भी शायद गाड़ियाँ ना हो, लेकिन वो खान के नाम पे, खान के वोट पे, खान के टिकट पे MNAs MPs बन गए। लेकिन वो जो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी हमारे ऊपर तनकीद करती है, उनको शर्म नहीं आती। और इनके वर्कर्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि इस तरह की बातें किया करें ताकि हमारी पार्टी लीडरशिप को जो है ना शर्म आए कि वो भी हमारी इन्हीं वर्कर्स को टिकट दे। मुझे बताएं ना कितने वर्कर्स इनके जो है ना आज तक अपने तंजीमों से फारे होके कहाँ पे रुल रहे हैं, किसको टिकट मिली है, किसको इन्होंने जो है ना आगे लाकर खड़ा कर दिया है। तो कहने का मकसद ये, मैं अभी आप मुझे तला महमूद कौन है? ये तो जमात इस्लामी का था, जमीयत उलमा इस्लाम के था, पीपल पार्टी में आया। तो पीपल पार्टी की वो जो कह रहे कि जमहूरियत और तो क्या तला महमूद के अलावा यहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ पैसा उन्होंने चलाया है। ये जो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी कह रही है, तो ये जिसको इन्होंने टिकट दिया है दिलावर साहब, ये कौन है? क्या ये मौलाना है, मुफ्ती है, कौन है ये? कौन सी पार्टी के साथ इनका ताल्लुक था? उनके वर्कर खामोश, और हमें बता रहे हैं, हमें आंखें दिखा रहे हैं। PTI की साबका दौरे हुकूमतों में भी ऐलानात हुए, ये कहा गया कि IT पार्क्स बनाए जा रहे हैं, वो मनसूबा कहाँ पहुँचा? कुछ देखिए, हमारे IT पार्क्स एबटाबाद में हमारा जो है ना IT पार्क है, पेशावर में हमारा IT पार्क है। अभी हमने चूँकि वो आपको पता है ना कि आप जब अनाउंस करते हैं ना तो पीछे से आपको एक बजट मिलती है, तो जब वो बजट रुक जाती है तो फिर आपके पास कुछ इख्तियार नहीं होता कि आप जाके बनाएं, अपने पैसों से तो बना नहीं सकते। अभी चूँकि हमारी हुकूमत आई है और CM साहब जो है ना वो बड़े आपको पता है कि विजनरी हैं, वो चाहते हैं कि उन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाए कि 1 साल 2 साल में जो कंप्लीट हो सकते हैं, ना कि वो प्रोजेक्ट के जिनको कंप्लीशन में 5 साल लगते हो। तो उन तमाम प्रोजेक्ट्स को उन्होंने स्टॉप किया हुआ है कि जिनको 5-6 साल लगेंगे या 10 साल लगेंगे, वो प्रोजेक्ट जो 1 साल 2 साल में बन सकते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया है। अभी इंशाल्लाह हम IT पार्क्स पे लगे हुए हैं, डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में हम मतलब डिवीज़न बेस पे हम एक IT पार्क बना रहे हैं। साथ में हम CFCs, मैंने आपको कहा कि CFCs हम बना रहे हैं। इसी के साथ साथ हम ट्रेनिंग्स भी उसी जगह पे देंगे। तो इंशाल्लाह IT के मद में अब हर डिस्ट्रिक्ट में आपको कुछ न कुछ नज़र आ रहा होगा। कोवर्किंग स्पेसेस है, हम लोगों को अभी पेशावर यूनिवर्सिटी में हमारा कोवर्किंग स्पेस जो है वो तैयार है। KPIT बोर्ड में हमारा रेडी होने जा रहा है। हमारा जो दूसरा था IT पार्क जिसमें हम कोवर्किंग स्पेस भी दे रहे थे नासिर बाग रोड पे जो था, तो उसको हम ख़त्म करके IT पार्क KPIT बोर्ड में लेके जा रहे हैं। इसी तरह हम दुरशल जो हमारा था उसको हम शंकर पे लेके जा रहे हैं, मर्दान में, एबटाबाद में। तो ये जगह जो हमने बनाई हुई है ये उन लोगों के लिए जो प्राइवेट फर्म्स चलाते हैं। डिजिटल सिटी है हमारी हरीपुर में, वो इंशाल्लाह उनके 5 मंजिला वो इमारत बन चुकी है, ग्रे स्ट्रक्चर तैयार है।
अब हमने उसी में, और साथ में हमारे 20 प्लाट्स है 4-4 कनाल के, उसी में हम लोगों को कहेंगे कि आप आएँ, कंस्ट्रक्शन करें, 33 साल के लीज़ पे देंगे, कंस्ट्रक्शन का जिस तरह भवावी आ रहा है कंस्ट्रक्शन करेगा, लेकिन उसमें जो लेबर और टेक्निकल लोग लगेंगे वो खैबर पुख्तनख्वा के यही टेक्निकल लोग और यही लेबर लगेगा। तो हम उनको कह रहे हैं कि आप प्रोडक्शन यहाँ पे करें, पैसा आपका, इन्वेस्टमेंट आपकी, जगह हमारी और लोग भी हमारे, और उसका फ़ायदा भी हमारे लोगों को होगा। तो इंशाल्लाह हमारा काम बड़ा ज़बरदस्त है। और सीएम साहब और ख़ान साहब का ये विज़न था, और ख़ान साहब आपको पता है कि वो तो सबसे पहले उन्होंने बात की थी कि हमने पाकिस्तान को डिजिटाइज़ करना है, तो उस पर हमारा फोकस्ड है। इंशाल्लाह 33 डिपार्टमेंट को हमने डिजिटाइज़ करना है और साथ में लोगों को ट्रेन करके रेडीमेड बना के मार्केट में भेज देना, ताकि वो इकॉनमी लेकर आए पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इंतहाई मसरूफियत में हमें आज डिजिटल के लिए वक्त दिया, और हमारे जो नाजरीन हैं उनको अहम मालूमात आपने उनके साथ शेयर की। हम दुआगो हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत IT में मज़ीद तरक्की करे। शुक्रिया। थैंक यू।